नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजाती। योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई है। शपथ के बाद सीएम योगी ने बैठक की और सभी नवनिर्वाचित मंत्रियों के साथ ये अहम बैठक की है। तो योगी सरकार की पहली बैठक भी हो गई है। शपथ के बाद योगी कैबिनेट की ये पहली बैठक हुई है, जिसमें सीएम योगी ने बैठक ली है और सभी नवनिर्वाचित मंत्रियों के साथ उन्होंने ये अहम बैठक की है। तो शपथ के बाद सीएम योगी ने बैठक ली और बैठक में सभी नवनिर्वाचित मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें, कल ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जिसके तुरंत बाद ये बैठक हुई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद और मंत्रिमंडल की शपथ के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई है, जिसमें निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रवाद, सुरक्षा, सुशासन एवं विकास पर विश्वास जताने के लिए प्रदेश की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। जनसेवा से बढ़कर कोई और पुण्य का कार्य नहीं, उन्होंने कहा। साथ ही दायित्वों का प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ निर्वहन करने से आत्मिक संतुष्टि मिलती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ के तुरंत बाद बैठक की है और बैठक में उन्होंने तमाम बातें कही हैं, जिसमें राष्ट्रवाद, सुरक्षा, सुशासन एवं विकास पर विश्वास जताने के लिए प्रदेश के जनता के प्रति आभार भी व्यक्त उन्होंने किया है। इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं सीएम योगी के द्वारा। परफॉर्मेंस बेस्ड कार्यों पर फोकस, उन्होंने कहा। जनप्रतिनिधि होने के नाते मंत्रीगण का जनता के साथ प्रभावी संपर्क और संवाद होना चाहिए। तो लखनऊ में सीएम योगी ने कैबिनेट की पहली बैठक की है और शपथ के तुरंत बाद ये बैठक हुई है। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने जनता का आभार भी व्यक्त किया है कि जनता ने विश्वास जताया। राष्ट्रवाद, सुरक्षा, सुशासन एवं विकास पर विश्वास जताने के लिए उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड कार्यों पर फोकस होना चाहिए। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से जुड़ गए हैं। अश्विनी, शपथ लेने के तुरंत बाद पहली बैठक भी कर ली है, क्या कुछ हुआ, क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा? बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में दूसरी पारी की शुरुआत कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण लिया और 52 मंत्रियों ने उनके साथ में शपथ ग्रहण लिया। निश्चित तौर पर उसके बाद जो तमाम मंत्री थे उनके साथ मुख्यमंत्री ने लोगों ने बैठक की और साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया कि स्वच्छ छवि से ही जो पार्टी की छवि जुड़ी हुई है, इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे पार्टी की छवि या सरकार की छवि पर कोई दाग लगे। निश्चित तौर पर इसके अलावा जनता की सेवा के लिए उनके लेकर के काफ़ी सजगता दिखाई कि जनता के बीच जाकर के उनसे संवाद खुद जाकर करिए। विभाग जो मिलेगा आपको उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करिए जिसका फायदा जनता को मिल सके। निश्चित तौर पर इसके अलावा तमाम अन्य बिंदुओं पर भी बात की, जिसमें चाहे वो नए तरीके से किस तरह से नए सरकार को चलाया जाए, जिससे आगामी 5 साल का जो समय है उसमें जनता को सीधे तौर पर फायदा मिल सके, चाहे वो रोजगार सेक्टर में हो, तमाम अन्य चीज़ों में हो। हर चीज को लेकर के मुख्यमंत्री ने बाकायदा मंत्रियों से बैठक की और आज फिर जो है एक बैठक होनी है जिसमें तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। 10 बजे ये बैठक होती है, जिसमें इसके अलावा तमाम आला अधिकारी जो होंगे, चाहे वो गृह विभाग से जुड़े हुए हों, चाहे वो तमाम अन्य विभागों से जुड़े हुए हों। निश्चित तौर पर अब उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा और की बात की जाती थी, जो शासन की बात की जाती थी, उसको फिर से नया प्रारूप दिया जाएगा और किस तरह से जो सुशासन है उत्तर प्रदेश में उसको जारी रखा जाए, इसको लेकर से तमाम मंत्रियों से और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक छवि मुख्यमंत्री ने बनाई कि अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, उसको लेकर की चर्चा होगी और रोजगार किस तरह से नए सृजन किए जाए उसको लेकर के मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर बिल्कुल अश्विनी, अपराध के खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती है और यहाँ पर भी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही राष्ट्रवाद पर विश्वास जताने के लिए, भरोसा जताने के लिए सीएम ने जनता का भी आभार व्यक्त किया है। बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में 37 सालों के लंबे अंतराल के बाद कोई भी पार्टी और कोई एक ही चेहरा जो सत्ता में वापस आया और उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुशासन का ही असर था, राष्ट्रवाद का असर था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो सीधे तौर पर राष्ट्र के लिए बात करती है, राष्ट्रवादी जो मुद्दे होते हैं उनके लिए बात करती है, चाहे केंद्र का चुनाव हो, चाहे किसी राज्य चुनाव हो। पिछले दिनों देखा भी गया तमाम ऐसे मुद्दे थे, चाहे केंद्रीय मुद्दों की बात करें जिनको निपटाया गया।
370 एक राष्ट्रीय बड़ा मुद्दा था जो जनता से जुड़ा हुआ था। जनता चाह रही थी कि वहां कश्मीर से 370 का सफाया किया जाए। तमाम सरकारें आए गई, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं कर पाई कि 370 को हटा करके वहां उसको हटाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, हालांकि पहला जो कार्यकाल रहा उसमें तो नहीं कर पाए, लेकिन दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने फैसला लिया कि 370 को हटाया जाए। हालांकि तमाम अड़चने भी थी, तमाम विरोध भी झेलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, इन सबके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को कर दिखाया जो सीधे राष्ट्रवाद से जुड़ता हो। राष्ट्रवाद और राम दो ऐसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए आज तक नहीं कई दशकों से रहे हैं, जिन पर चुनावी सियासत की, जिसमें हार का भी सामना करना पड़ा, सरकार तक गिर गई। लेकिन सबके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मार्ग था, जो रास्ता था, उसको नहीं छोड़ा। उसी का आज नतीजा है कहीं ना कहीं जो प्रचंड बहुमत लगातार दूसरी बार मिला है। निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद की अगर बात करें, राष्ट्रवाद को लेकर के चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार पीछे हटने को राजी नहीं होती है। राष्ट्रवाद को लेकर के चुनावों में खूब भुनाया भी गया, आरोप प्रत्यारोप का खूब दौर भी चला। मंत्रिमंडल कल शपथ ग्रहण ले चुका है, अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आप बता रहे कि आज भी मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग को लेकर भी जानकारी दें। बिल्कुल, आज कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें तमाम जो कैबिनेट मंत्री होंगे, तमाम अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर आगे की कार्य योजना कैसे उत्तर प्रदेश में हो, किस तरह से काम किया जाए कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस सरकार का हो वो जनता के बीच पहुंच सके। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अगर शासन सुशासन की बात करें, निश्चित तौर पर जिस तरह से क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए तमाम ऐसे हथकंडे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनाए, चाहे वो बुलडोजर के लेकर के चर्चाएं, जो चुनावी माहौल रहा। अभी पिछले कुछ दिनों की पहले की बात है, प्रतापगढ़ में एक दुष्कर्म का आरोपी होता है जिसको पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन वो नहीं पकड़ में आ रहा था, जिसके बाद उसके घर के बाहर बुलडोजर खड़ा किया जाता है और वो अगले 2 घंटों में थाने पहुंच के आत्मसमर्पण करता है। समझ लीजिए कितना खौफ लोगों के अंदर, अपराधियों के अंदर है कि अगर अपराध करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सरकार किसी तरह से माफ नहीं करने वाली। कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहें, उन्होंने काफी सजगता दिखाई। इसी का परिणाम पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, जो किसी भी सरकार के लिए गर्व का क्षण हो सकता है, गर्व की बात हो सकती है कि किसी प्रदेश में बिना दंगा की हुए आराम सरकार चल सके। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो NA-CA NRC का दंगा हुआ था वो कहीं ना कहीं प्रायोजित था। उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की, उसके बाद जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे उन्होंने हिम्मत दोबारा नहीं जुटा पाई कि वो आकर के दोबारा से इस तरह के कुकृत करें। निश्चित तौर पर इसको लेकर के आज एक वफी बैठक हुई जिसमें आला अधिकारी, चाहे बोकरा भी गोपन से जुड़े हुए हों, चाहे तमाम चाहे विधि न्याय से जुड़े हो, तमाम आला अधिकारियों को बुलाया गया। साफ तौर 1-to-1 बात होगी उसमें कि आपको उत्तर प्रदेश के लिए आपका रोड मैप क्या है, मंत्रियों का रोड मैप क्या है और मुख्यमंत्री का रोड मैप क्या है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन निकाला जाएगा जिसको जमीन पर उतारा जाएगा। जमीन पर उतार करके जनता के लिए वो बेहतर काम करने की अश्विनी, मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो हो गई है, आज दूसरी मीटिंग भी होने वाली है, लेकिन अब विभाग किसे कौन से मिलने वाले हैं इसको लेकर भी कयास खूब शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, भाजपा है, भाजपा पार्टी ऐसी पार्टी जो कयासों पर कभी भी विराम लगा सकती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होना था, तमाम बड़े नाम जो चेहरे थे उनका नाम चल रहा था कि उनका मंत्री बनना, मंत्रिमंडल में शामिल होना सुनिश्चित था, तय था। चाहे वो बात कर ले दिनेश शर्मा की, चाहे वो बात करे श्रीकांत शर्मा की, चाहे वो बात कर ले महेंद्र सिंह की, आशुतोष टंडन की, ऐसे नाम थे जिन पर लेकर चर्चा ही नहीं हो रही थी कि इनको मंत्रिमंडल में नहीं रखा जाएगा। लेकिन जब मंत्रिमंडल को लेकर के अंतिम फैसला हुआ, जब सबके सामने नाम आए तो सब चौंक गए। ये 4-5 ऐसे नाम थे जिनको लेकर के कोई भी संदेह नहीं जाहिर कर सकता था, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस पर भाजपा काम करती है और बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ जो बेहतर करेगा उसको मौका मिलेगा। इसी का परिणाम है तमाम ऐसे नाम कल कैबिनेट में थे जो जिन पर लेकर के कभी चर्चाएं ही नहीं हुई, जिनको लेकर कभी बातचीत ही नहीं हुई। ब्रजेश पाठक की बात करें, ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से कोविड के काम में उत्तर प्रदेश और लखनऊ में काम किया, बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, देखिए यही वजह रही है कि रिपोर्ट कार्ड देख करके इस बार 19 मंत्रियों के टिकट भी काट दिए गए और इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में भी यहां तक के शामिल नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुक करते अगली खबर का। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सीएम योगी को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर योगी आदित्यनाथ जी और उनके मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई। पिछले 5 वर्षों में राज्य की विकास यात्रा ने कई अहम पड़ाव तय किए। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में प्रदेश जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए प्रगति का एक और नया अध्याय लिखेगा।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और सीएम योगी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी और पूरे मंत्रिमंडल को बधाई। मुझे विश्वास है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आप सब पूरी तन्मयता से प्रदेश की विकास यात्रा को अनवरत जारी रखते हुए सुशासन व गरीब कल्याण के नए आयाम गढ़ेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ लेने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और योगी जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों से नए और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में संकल्प की पूर्ति हो, यही मेरी उन्हें शुभकामनाएं हैं। तो इस तरीके से ट्वीट कर बधाइयों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है और अमित शाह ने भी बधाई दी है। तो इस तरीके से बधाइयों का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। अब आपको बताते हैं, अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, योगी जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी समेत पूरे मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की ये भाजपा सरकार प्रदेश के हितों को सुनिश्चित करते हुए यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, यही कामना है, यही विश्वास है। और खबर लखनऊ से, जहां सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। महाराजपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। तो बड़ी खबर यही है कि विधानसभा महाराजपुर सीट से सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो सतीश महाना बन सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराजपुर विधानसभा सीट से विधायक सतीश महाना बन सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। वहीं आज 10 बजे मीटिंग भी होने वाली है कैबिनेट की, और इसी बीच ये बड़ी खबर कि महाराजपुर विधानसभा सीट से विधायक सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। सतीश महाना बन सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। सतीश महाना के नाम को लेकर भी काफी चर्चा हुई और अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वो विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। सतीश महाना की अगर बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, साथ ही महाराजपुर विधानसभा सीट से वो विधायक हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब ये बड़ी खबर कि सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। महाराजपुर सीट से विधानसभा अध्यक्ष भी हैं सतीश महाना। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां सतीश महाना बन सकते विधानसभा अध्यक्ष। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? एसके, सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार के गठन के बाद कई पद हैं जो उत्तर प्रदेश में खाली है, जिसमें से विधानसभा अध्यक्ष का भी एक पद है, क्योंकि हृदय नारायण दीक्षित जो कि अब तक विधानसभा अध्यक्ष थे, वो इस बार कहीं से चुनाव नहीं लड़े थे और कहीं ना कहीं इस बार वो पद खाली है। क्योंकि सतीश महाना उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, बड़े लंबे समय तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है और कहीं न कहीं लगातार वो जीत कर आते रहे हैं, तो इसलिए उनका नाम तेजी के साथ आगे चल रहा है। हालांकि वो इस बार मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार वो औद्योगिक विकास मंत्री थे। तो निश्चित है कि इस बार उनका नाम बीजेपी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसको लेकर कहीं न कहीं प्रक्रिया चल रही है। आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे रमापति शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर का कार्यभार दिया गया है। आज वो शपथ ग्रहण कर लेंगे, तब तक के लिए ये व्यवस्था रहेगी और उम्मीद है जल्द ही स्थायी तौर पर सतीश महाना उत्तर प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जी, सतीश महाना के साथ साथ और भी नामों की चर्चा काफी रही है
कयास भी काफी लगाए जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि चौंकाने के लिए जानी जाती है, सतीश महाना के नाम पर क्या मोहर लग जाएगी? क्योंकि अभी तक ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर सतीश महाना का नाम सबसे आगे है, क्योंकि लगातार वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जीत कर आते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका एक बड़ा कद है। उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में जब बनी तो उनके पास बड़ा विभाग, औद्योगिक विकास विभाग रहा है। तो निश्चित है कहीं न कहीं बीजेपी की कोशिश होगी किसी ऐसे व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए। चूंकि बीजेपी का बहुमत है तो बीजेपी जिसको चाहेगी वो विधानसभा का अध्यक्ष होगा, और ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो जो भी सीटिंग पार्टी होती है उसका होता है, और विधानसभा का उपाध्यक्ष जो होता है वो अपोजिट पार्टी जो विपक्षी नेता होते हैं उनकी तरफ से तय किया जाता है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सतीश महाना को जल्द ही आधिकारिक तौर पर विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामित कर दे। हालांकि प्रोटेम स्पीकर के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे रमापति शास्त्री को बना दिया गया है, और वो आज शपथ भी लेने जा रहे हैं। तो बिल्कुल, रमापति शास्त्री जो हैं वो आज प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन सतीश महाना की अगर बात करते हैं, तजुर्बा काफी है और सतीश महाना का ऐसे में लगभग तय है कि वही विधानसभा के अध्यक्ष बन जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर फिलहाल प्रोटेम स्पीकर की तैनाती है, और उस पर रमापति शास्त्री आज से काम करेंगे, और जल्द बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष के लिए आधिकारिक तौर पर सतीश महाना का नाम घोषित करेगी। जी एसके, आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को खबर बताते हैं, उसके बाद आपका रुख करते हैं। खबर लखनऊ से, प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे रमापति शास्त्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाएंगी शपथ। आज लेंगे प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ। जैसा कि लगातार हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी आपको जानकारी दे रहे थे कि आज रमापति शास्त्री प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें शपथ दिलाएंगी, और आज लेंगे प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ। तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रमापति शास्त्री का नाम तय किया गया है, और आज उन्हें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिलवाएंगी। और इसी बीच ये भी खबर है कि सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ऐसे जैसा कि आप बता रहे थे कि आज ही प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री को शपथ दिलाई जाएगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें शपथ दिलाएंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर करीब 3 दिन पहले ही उनको उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से नामित किया गया था, जिसमें उनको प्रोटेम स्पीकर तैनात कर दिया गया है। हालांकि जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वो आज सुबह 11 बजे होगा, जो कि राजभवन में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। और रमापति शास्त्री जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, समाज कल्याण जैसा विभाग उनके पास रहा है, आज वो प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे और आधिकारिक तौर पर अपना कामकाज आज से शुरू करेंगे। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनको 11 बजे राजभवन में प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगी। जी, इसके पहले आज एक बीजेपी की मीटिंग भी होने वाली है, तो क्या इसमें सब कुछ तय हो जाएगा कि किस तरीके से, जैसे प्रोटेम स्पीकर को आज शपथ दिला देंगे और उसके बाद अध्यक्ष का नाम भी तय? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत जो मंत्रिमंडल है उसका कामकाज शुरू करने के लिए और विधानसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की तैनाती की जाती है। तो उसमें रमापति शास्त्री को यह कार्यभार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है, और वो जब तक विधानसभा अध्यक्ष की तैनाती नहीं होती है तब तक सारी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए रमापति शास्त्री काम करेंगे। और आज वो शपथ लेने के बाद जो कार्यवाहियां हैं विधानसभा की उनको आगे बढ़ाएंगे। जी, तो रमापति शास्त्री आज शपथ लेने वाले हैं, आनंदीबेन पटेल उन्हें शपथ दिलाने वाली हैं, कौन कौन और मौजूद रहेगा? इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश कैबिनेट से जुड़े हुए लगभग सभी मंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। राजभवन में कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली है, और उम्मीद है कि आज से ही कहीं न कहीं जो आगे की वैधानिक कार्यवाहियां हैं वो शुरू हो जाएंगी प्रोटेम स्पीकर की तैनाती के साथ ही। जी बिल्कुल, इसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से, सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज है। सुबह 10 बजे नवनिर्वाचित विधायकों की होगी बैठक। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। पार्टी मुख्यालय में होगी सभी विधायकों की बैठक। तो बड़ी खबर, जहां सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की आज बैठक होने वाली है और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहां मौजूद रहेंगे। पार्टी मुख्यालय में होगी सभी विधायकों की बैठक। तो जहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि सांसद और विधायक थे
अखिलेश यादव अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और उन्होंने सभी को चौंकाते हुए इस्तीफा दे दिया लोकसभा से और अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिखाई देंगे। और इसी बीच आज बड़ी बैठक वो करने वाले हैं सभी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ। पार्टी मुख्यालय में होगी सभी विधायकों की बैठक और आज 10 बजे का वक्त तय किया गया है। वही समय जब योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी और इसी दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया दूसरी तरफ नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। वहीं राष्ट्रीय लोकदल की अहम बैठक भी आज है। आरएलडी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की होगी बैठक। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह रहेंगे मौजूद। 12 बजे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। तो बड़ी खबर, जहां आज आरएलडी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होने वाली है। खुद जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। 12 बजे राष्ट्रीय लोकदल की ये बैठक होने वाली है।